खंबागणी। कल हमने जो यूनिट फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, उसमें क्वेश्चन 11 तक कर लिए थे। आज हम उसके आगे करेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा आपसे, और जल्दी ही मैं इसको सॉल्व करके ये जो पूरा सेशन का, पूरी बुक का जो वीडियो है, इसको हम यूनिट वाइज अपलोड करेंगे ताकि यूनिट वाइज बच्चा पढ़ सके। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 से आगे अपन करेंगे। क्या है मौखिक संचार में मास्टर कैसे बने। आप मौखिक संचार में किस तरह से मास्टर बन सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। मौखिक संचार में मास्टर बनने के लिए आपने कम्युनिकेशन बात पढ़ी, सब पढ़ा। अब आप जो बोलने में मास्टर कैसे बने, उस चीज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौखिक संचार का मतलब होता है जब हम किसी से बात करते हैं तो किस तरह से बात करें, हमारा लहजा क्या होना चाहिए, हमारे खड़े रहने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें हमारे शरीर के जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारे हाव भाव कैसे होने चाहिए, हमारे आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, ये सब मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। स्किल डेवलप करने का ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को डेवलप करें। ऑटोमेटिक बहुत सारी स्किल आप में निकल कर आएगी और आप उसको डेवलप कर पाएंगे। यानी स्व जागरूकता के बारे में हमने पढ़ा था। स्वयं जागरूक होंगे तो हम बहुत सारी चीजों को आसानी से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। चलिए क्या है, सबसे पहले बोलने से पहले सोचे कि क्या बोलना है, कब बोलना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या बोलना है और कितना बोलना है। जितना आसान हो सके उतनी आसान भाषा में बोले और जितना कम हो सके उतना कम बोले, जिससे क्या होगा कि आपके पास शब्दों का भंडार हमेशा बना रहेगा। ठीक है, धैर्यवान बने और अच्छा श्रोता बने। सबसे पहले आपको कोई संदेश दे रहा है, कोई बात बता रहा है, तो आप उसको आसानी से सुने, आराम से सुने, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दे, उत्तर दे। क्लास में अक्सर बच्चे एक्साइट होकर पहले आंसर दे देते हैं प्रश्न सुने बिना। तो आप एक नहीं, जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं उनको पता होगा, एक क्वेश्चन में नहीं लग जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, और अमूमन देखा हुआ है जल्दबाजी में पढ़ने से वो नहीं पढ़ा जाता है और वो नहीं पढ़ने से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो एक अच्छा श्रोता धैर्यवान बने, आप आराम से उसको सुने, उसका एनालिसिस करें, इसका क्या उत्तर हो सकता है, फिर अपनी प्रतिक्रिया उस पर दे। अपनी बात छोटी लेकिन सार्थक रूप में कहे। आपको जो प्रतिक्रिया देनी है वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, सार्थक रूप में होनी चाहिए। ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दे जो बहुत लंबी है तो सुनते सुनते अगला आदमी बोर हो जाएगा और बहुत बड़ी बात कह रहा है। आप अपनी प्रतिक्रिया, जो अपना उत्तर है, वो बहुत छोटे रूप में सारगर्भित करके कहे। आत्मविश्वासी बने, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो मौखिक संचार के ये कुछ माध्यम है जिससे आप मास्टर बन सकते हैं, उसमें पारंगत हो सकते हैं। आगे, गैर मौखिक संचार से आप क्या समझते हैं। ऐसा संचार जिसमें इशारों, संकेतों, प्रयोगों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मौखिक नहीं होता, बोलकर नहीं किया जाता, गैर मौखिक किया जाता है। इशारे किया, किसी बच्चे को इधर आने के लिए कहा, ये गैर मौखिक संचार हो गया। किसी को बैठने के लिए बोला, ये गैर मौखिक संचार हो गया। बहुत सारे ऐसे संचार है। आपके कोई चार्ट पढ़ रहा है, आप चार्ट में आप पढ़ लेते हो, बहुत सारी चीजें देखकर ही समझ लेते हो, तो ये सांकेतिक संचार की कैटेगरी में आता है। जैसे लिखा हुआ देखो, इशारों से किसी को बुलाना। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले कि गैर मौखिक संचार क्या होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ऐसा संचार जिसमें इशारों और संकेतों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे संचार को गैर मौखिक संचार कहते हैं। ये जो नोट्स है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, और मैं लिंक इसमें डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर ले। कभी भी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत है, आप ये क्लास चला ले। उस क्वेश्चन को मैं आसानी से समझा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को धीरे से समझा रहा हूँ। आपको कोई भी समस्या आए तो उस वीडियो को चला के उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। धीरे धीरे मैं सब ट्रेड की जो बुक्स है वो लाऊंगा, ठीक है, और पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध करूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था कि भाई अपने जो ट्रेड है, 30 नंबर का जो पेपर होता है, उस 30 नंबर के पेपर में से 10 नंबर का मान के चलिए, वैसे क्लासिफिकेशन कहीं नहीं है, मानकर चलिए 30 नंबर में से 10 नंबर आपको स्किल वाले बुक 1 में से आते हैं और 20 नंबर का हमारे सब्जेक्ट का पेपर है। ठीक है, मेरा मानना यह है
कि ये दोनों का ही पलड़ा बराबर है, कहीं ना कहीं दोनों का ही पलड़ा बराबर है। आप किसी को भी कम नहीं आंक सकते, आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते, तो सबको लेके चलना पड़ेगा। इस फर्स्ट पेपर को मेरा कराने का उद्देश्य यही था कि लगभग आधा काम बच्चों के हो जाए, उनमें इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, मैं आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। फिर बाद में हम ट्रेड वाइज क्लासें लगाएंगे। 29 से बीएफएसआई की क्लासें चालू हो जाएगी। उसके बाद बीएफएसआई की क्लास सबसे पहले इसलिए है, किसी ने मेरे को पूछा था कल कमेंट में कि सर बीएफएसआई ट्रेड की क्लास ही क्यों? तो ऐसा नहीं है कि मैं बीएफएसआई पढ़ाता हूं इसलिए नहीं, बीएफएसआई की बुक हर जगह अभी अवेलेबल नहीं हो पाई है, तो उस हिसाब से इस ट्रेड की मैंने सबसे पहले लिया है। उसके बाद मैं हेल्थ केयर का देख रहा हूँ, हेल्थ केयर के लिए कुछ करूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं इसमें आगे से आगे प्रयास कर रहा हूँ। तो हर किसी को बराबर, सबको बराबर आंका जाता है। एक नंबर भी मेरे हिसाब से बोर्ड की परीक्षा में उसकी वैल्यू होती है, एक नंबर अर्जित करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो हम किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं आंक सकते। और कहा भी जाता है कि किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, सबको बराबर नजरों से देखना चाहिए। कोई भी किसी भी समय काम आ सकता है, और कितना भी हो, छोटी सी छोटी चीज है। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, या कहावत तो क्या है, कविता है, कवि ने लिखा है, काव्य है कि आवत देख बड़ेन को, आवत देख बड़ेन को लगू न दीजिए डारी, जहां काम आए सुई का करे तलवारी। समझे? अर्थात जहां पर सुई का काम है, जहां पर मेरे को कोई कपड़ा सिलना है, वहां पे तलवार काम नहीं आ सकती। और जहां पे तलवार है, जहां पे मुझे युद्ध लड़ना है, वहां पे सुई काम नहीं आ सकती। इसलिए जिसका जो स्थान है वह उसी जगह काम आता है। इसलिए हमें किसी को कम नहीं आंकना है। ये आपको समझ में आ गया? आगे, गैर मौखिक संचार कितनी तरह से किया जा सकता है, तो अभी आपने पढ़ ही लिया है, हाव भाव से, ठीक है, चेहरों के हाव भाव से, ऐसे ऐसे, है ना, सांकेतिक रूप से, स्पर्श कर से, किसी को टच करके भी अपन उसको महसूस करा सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि दो दोस्त खड़े हैं, तीसरा कोई दोस्त आया, उसको कोई बात नहीं बतानी है, तो आप हल्का सा पैरों से उसको क्या करोगे, इशारा करोगे, तो वो समझ जाएगा कि उसको ये बात नहीं बतानी है। तो आपने कहीं ना कहीं रूप में सांकेतिक या इशारों से या गैर मौखिक संचार आपने कर दिया, बिना बोले उसको समझा दिया कि इस बात को यहाँ पे चुप करना है। तो किसी भी तरह से हम अपने जीवन में इस संचार को यूज करते हैं, बस उसको समझना है कि ये होता है क्या है, और उसको एग्जाम में लिखना है। शारीरिक दूरी, किसी से दूरी बनाकर भी आप संचार कर सकते हो। जैसे आप किसी से नाराज हो, आज वो यहाँ पे बैठा है, आप दूसरी जगह जाके बैठ जाओ, तो वो कहीं ना कहीं उस बात को समझ गया, आपने उसके बाद ये पहुंचा दी कि आप कहीं ना कहीं आप उससे नाराज हो, इसलिए दूर जाकर बैठे हो। पैरा भाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पैरा भाषा क्या होती है कि आप यूं समझिए कि जब हम कोई बात बोलते हैं, तो बोलते समय आप उस बात में अपने बात जो विचार है, भाव है, ऑटोमेटिक निकल कर आते हैं। यूं समझिए आप कि किसी से आप बात कर रहे हैं, तो आप उसको बात करने से पता चल जाएगा कि आज बहुत खुश है, या आज बहुत उदास है, या आज बहुत गुस्से में है, या आज चिड़चिड़ा है। ये सब किस, उसने बताया तो नहीं ना, लेकिन आपने उसको समझ लिया। ये जो समझने की जो भाषा है, उसी को क्या नाम दिया जाता है? पैरा भाषा का नाम दिया जाता है। आगे, पैरा भाषा क्या होती है, वही आ गया प्रश्न। भाषा के साथ शामिल ऐसी भाषा जिसमें बोलते समय हमारे स्वर, देखिए तेज बोल रहा हूं, ओए, गति फास्ट बोल रहा हूं, आवाज धीरे बोल रहा हूं, थोड़ा रोते हुए बोल रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो गया, तो समझ में आएगा कि दुखी है। कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, सर मैं बता सकता हूं। उसकी मात्रा, जिससे क्या प्रकट होता है, दुख, प्रेम, क्रोध आदि प्रकट होते हैं। ऐसी भाषा को क्या कहते हैं? पैरा भाषा कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पैरा भाषा इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और दृश्य संचार किसे कहते हैं? दृश्य संचार क्या होता है? ऐसा संचार जिससे संदेश प्राप्तकर्ता को केवल किससे प्राप्त हो जाता हो? देखने से। आपने किसी को देखा और उसका संदेश आपको मिल गया, दृश्य संचार। सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं, यातायात के बोर्ड लगे होते हैं, आपको लिखा होता है जैसे कि भाई ये इतने किलोमीटर, आपको समझ में आ जाता है, देखने से पता चल जाता है कि ये इतने किलोमीटर दूर है। या फिर कोई लगा होगा आगे स्कूल है, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे स्कूल है, गाड़ी धीरे चलानी। यातायात के संकेत बोर्ड हो गए, या अपने विद्यालय में कोई चार्ट लग रहे हैं, चार्ट को देखते पता चल जाता है कि ये क्या मैसेज देना चाह रहा है। चलिए जैसे संकेत बोर्ड, चार्ट आदि। आगे आ जाते हैं। श्रव्य संचार किसे कहते हैं? ऐसा संचार जिसे संदेश प्राप्तकर्ता को सुनने मात्र से प्राप्त होता हो। श्रव्य यानी सुनना, श्रव्य यानी क्या होता है? सुनना। ऐसा संचार जो सुनने से प्राप्त होता हो, जैसे रेडियो से आपने कोई बात सुन ली है,
ठीक है ना, वो सारे श्रव्य संचार होते हैं। मोबाइल से आप ऑडियो कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है, ये क्या है, श्रव्य संचार है, सुनने से प्राप्त हो रहे हैं। आगे श्रव्य और दृश्य दोनों आ गए। ऐसा संचार जिसमें दृश्य देखा भी जाता है और सुना भी जाता है, ऐसा संचार। और विद्यालय में एक अध्यापक सबसे ज्यादा इन्हीं माध्यमों का यूज करता है। क्यों? क्योंकि देखने और सुनने से जो बड़ी बात जो सीखने को मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। जैसे आपने कोई मूवी देखी होगी, आप मूवी को याद करने नहीं जाते, लेकिन जब आप मूवी देखकर बाहर आते हैं तो आपको पूरी मूवी याद रहती है, हर एक दृश्य आपकी आंखों में आ जाता है कि हाँ ये उस जगह पे ये डायलॉग था, ये डायलॉग था। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा संचार जिसमें संदेश प्राप्तकर्ता को देखने और सुनने दोनों से प्राप्त हो जाता है, जिससे जैसे टेलीविजन से प्राप्त संदेश, टेलीविजन से आपको देखने से, वही मूवी देखकर आपने कोई मैसेज मिल गया, तो ये सारी चीजें। प्रतिक्रिया क्या होती है, अब अपन ने बात कर ली। फीडबैक क्या होती है? किसी संदेश या वस्तु पर अपने विचार प्रकट करना ही प्रतिक्रिया है। आपको कोई संदेश मिला, उस पर अपने विचार प्रकट किए, ये प्रतिक्रिया हो गई। ठीक है, आपको कोई अच्छी चीज लगी, नहीं लगी, तो प्रतिक्रिया दी। आपने देखा होगा कस्टमर के मोबाइल जो आप बात करते हैं, उस पर बात करने के बाद अक्सर वो कहते हैं कि आपको मेरे से बात करने के बाद फीडबैक का मैसेज आएगा, मुझे रेटिंग दीजिए 5 में से 4, 3, 2, कैसा आपको लगा उस हिसाब से। तो एक प्रतिक्रिया होती है, फीडबैक होती है, संचार को और प्रभावी बनाने के लिए काम आती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर फीडबैक दे रहा है, अच्छा दे रहा है, बुरा दे रहा है या दे नहीं रहा, यानी आपने ये समझा फीडबैक 3 तरीके से हो सकता है। धनात्मक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और बिल्कुल शून्य हो सकता है, जीरो हो सकता है, दे ही नहीं। अगर वो प्रतिक्रिया दे, अच्छी दे, तो आपको और अच्छा काम करने के लिए आपको मनोबल आपका और ऊंचा होगा, नहीं मेरी प्रशंसा हुई है, मैं और अच्छा काम करूंगा इसमें। बुरा दे तो भी आपको ये देखना है कि मेरे में क्या कमी रह गई है, मैं इसको कैसे सुधारूं और इसको आगे कैसे बढ़ाऊं। शून्य, जो प्रतिक्रिया ही नहीं दे, कुछ दे ही नहीं, ना तो अच्छी दे ना बुरी दे। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मैंने कल जो आपकी क्लास ली थी, आप मानकर चलिए वो मेरे यूट्यूब क्लास की ऐसी जो डिजिटल क्लास है वो पहली क्लास थी। और सच मानिए, क्लास में बैठकर पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, और एक रिकॉर्डिंग रूम में पढ़ाना, दोनों अलग चीज होती है। फिर भी प्रयास है, इसमें मैं और सुधार करूंगा और अच्छा करने का प्रयास आपको हमेशा करता रहे और मिलेगा आपको, हमेशा मैं करता रहूंगा। आगे प्रतिक्रिया में कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये आ गई। देखिए, सकारात्मक जिसको अपन ने बोला था पॉजिटिव, नकारात्मक जिसको अपन ने बोला था नेगेटिव, और निष्क्रिय जिसको हमने बोला था शून्य, जो प्रतिक्रिया नहीं दे। सकारात्मक प्रतिक्रिया कैसी होती है? किसी काम के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया देना सकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। किसी काम के प्रति अच्छा नहीं कहना, बुरा कहना, उसको नकारात्मक प्रतिक्रिया। और जो प्रतिक्रिया ही नहीं देता उसको शून्य प्रतिक्रिया कहते हैं। वापिस बोलिए मेरे साथ, ऐसी प्रतिक्रिया जो अच्छी हो, काम को आपको करने के बाद आपको अच्छा लगे कि मुझे इसको अच्छा कहना है, वो सकारात्मक प्रतिक्रिया। और आप काम करने के बाद आपको लगे कि नहीं इस काम को मुझे बुरा कहना है, वो नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। और जो आप कुछ नहीं बोले वो नेगेटिव। आपको यूं समझिए कि मैं आपकी क्लास में पढ़ाने आया, पढ़ाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा तो आपने ताली बजाई, उस ताली का मतलब मैं समझ गया कि ये पॉजिटिव है, सकारात्मक प्रतिक्रिया है। मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, 2-3 बच्चे सो गए, कुछ बच्चे निष्क्रिय हो गए, मतलब मजा नहीं आ रहा, तो मुझे समझ में आ गया कि आपकी प्रतिक्रिया नेगेटिव, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और निष्क्रिय मतलब आप ना तो अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ना कुछ प्रतिक्रिया, बुरी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है। अच्छी देंगे तो मुझे और एग्जाम्पल आएंगे मन में, आपको और मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा। बुरी देंगे तो मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैंने कहां गलती की, मुझे कहां सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रतिक्रिया हमेशा ध्यान रखना संचार को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। संचार को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। आगे, एक प्रभावी संचार में कौन कौन सी समस्या आती है? सबसे पहले भौतिक समस्या आती है, आप किस जगह पर खड़े हैं, किस हिसाब से आपको बात करनी है, ये सारे। भाषा संबंधी सबसे महत्वपूर्ण समस्या यही है, भाषा संबंधी। मैं जो बात कह रहा हूं वो अगले को समझ में नहीं आएगी तो संचार हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि भाषा ऐसी हो जो समझने योग्य हो। जैसे मैं आज हिंदी में बात कर रहा हूं, अगर मैं स्थानीय लैंग्वेज में बात करूं तो हो सकता है कि जो मेरे स्थान से दूसरी जगह पर जो इस क्लास को देखेंगे उसको समझने में कठिनाई हो। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आपको समझने योग्य हो, सरल हो। संगठनात्मक, संगठनात्मक का मतलब ये होता है कि आप यूं समझ लिए कि जो संचार करते हैं
आप संचार को इस हिसाब से करें कि आप एक ग्रुप में बन जाए। ग्रुप का मतलब यूं समझिए आपकी संगठन किसी भी बच्चे को आप बता रहे हो तो वो उस चीज को अच्छी तरह से समझे, उसके साथ में 10 बच्चे भी उसको आसानी से क्लास में समझ पाए। ये संगठनात्मक अर्थ है। यहाँ पे संगठन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी ग्रुप संगठन को बताएं, पारस्परिक होनी चाहिए। संचार हमेशा मस्ट होता है कि आप आपस में संचार जो करते हैं वो, मैं किसी को कह रहा हूं वो प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहा है तो संचार थोड़ा सा अप्रभावी होगा, मजा नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं वो प्रतिक्रिया दे रहा, वापस मैं बोल रहा हूं वो प्रतिक्रिया दे रहा, तो मजा आएगा। आप क्लास में बच्चों को प्रश्न पूछे, बच्चे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो आपको भी मजा आएगा, बच्चों को भी मजा आएगा। वापस मैंने प्रश्न पूछा, बच्चों ने हाथ खड़ा किया, मजा आया, तो ये संचार क्या होगा, प्रभावी संचार की कैटेगरी में आएगा। आगे, एक प्रभावी संचार की समस्या को कैसे दूर करें। समस्या बताइए आपने क्या दूर करने, उसको सरल और समझने योग्य भाषा का प्रयोग करें। अभी मैंने बताई कैसी भाषा का प्रयोग करें, सरल। दृश्य साधनों का ज्यादा प्रयोग करें, जो सुनने से अच्छा है कि देखेगा तो उसको समझ पाएगा, और ज्यादा विजुअल मेमोरी इज द हाईएस्ट पावरफुल मेमोरी इन द वर्ल्ड। मतलब अगर हम किसी चीज को देख लेते हैं तो वो हमेशा याद रहती है। हमारे जो ब्रेन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में, आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो मस्तिष्क के 3 भाग बताए हैं। तीनों भागों में एक प्रमस्तिष्क होता है, उसमें अंदर ये अपने कहीं ना कहीं इमेज रहती है, उसको निकालने की जरूरत होती है। दूसरे की बात ध्यान से सुने। अमूमन होता है कि हम अपनी बात तो कह देते हैं लेकिन अगला क्या कह रहा है वो नहीं सुनते, तो अगले की बात को भी ध्यान से सुननी चाहिए। तो एक प्रभावी संचार की समस्या को ऐसे दूर कर सकते हैं हम। आगे, एक प्रभावी संचार क्या है, समझाओ। वही सटीकता से अपने उद्देश्य को पूर्ण करने, और प्रभावी संचार में 7 सी को शामिल किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रभावी संचार में कौन कौन से 7 सी शामिल है। आइए चर्चा करते हैं उन 7 सी के बारे में। ये रहे 7 सी। क्या है, स्पष्ट होना चाहिए। संचार कैसा होना चाहिए, क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप जो बात कह रहे हो अगले को समझ में आनी चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। संचार इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि अगले को समझ में नहीं आए, उसको बोरिंग लगे। यथार्थ, अर्थपूर्ण होना चाहिए। जो आप बात कह रहे हो, आपने स्पष्ट कहा, अच्छा है, संक्षिप्त बोला, अच्छा है, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हो यह आप में अर्थ उसको समझ भी नहीं आ रहा, तो कोई उस संचार का मतलब नहीं है। ठीक होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, आपकी बात से मिलना, जो आप जिस बात को कहना चाह रहे हो उस बात से मैच करना चाहिए। कि मैं बात कह रहा हूं अभी की और आप बात कर रहे हो 2 साल की, तो संचार कहां से प्रभावी होगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना। पूर्ण होना चाहिए, अधूरा संचार कहीं काम का नहीं है। आपको पूर्ण संचार करना है, आपको संचार पूर्ण होना चाहिए, आपकी जो बात हो वो पूरी होनी चाहिए। और शिष्ट होना चाहिए, अशिष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे ही अपने आपकी बातों में ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। संचार बिल्कुल, आप जब वही है, सारी मौखिक गैर मौखिक सारी जो क्रिया है मिक्स में, आपको बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए।